दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि आज सबसे बड़े मंच में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनेगी पूरी दुनिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के चुनाव में जीत के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के समापन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें उनके साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस भी शामिल होंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 सत्र के लिए निर्वाचित हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र का विषय महामारी के बाद बहुपक्षीयता है, जो सुरक्षा परिषद को लेकर भारत की प्राथमिकता को दर्शाता है, जहां उसने महामारी के बाद विश्व में बहुपक्षीय सुधार की बात कही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि आर्थिक संकट से गरीबों को मनरेगा ही उबारेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महामारी के समय देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बढ़ने को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोदे गए आर्थिक गड्ढे से गरीबों को मनरेगा ही बाहर निकाल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मोदी जी ने कभी कहा था कि मनरेगा में लोगों से बस गड्ढे खुदवाए जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि मोदी जी ने जो आर्थिक गड्ढा खोदा है उससे गरीबों को आज मनरेगा ही निकाल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा के बिना गरीबी नहीं, गरीबी मिट जाएगी। उन्होंने महामारी के चलते देश में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बढ़ने से संबंधित आंकड़े का एक ग्राफ भी शेयर किया। आपको बता दें कि बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ माह पहले ही मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की थी। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया था। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राजस्थान की सियासत में चर्चा में है टेप कांड, पायलट खेमे में 2 एमएलए निलंबित। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश में भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने की बात कही है। उन्होंने भाजपा नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा से जुड़ी बातचीत के ऑडियो टेप को लेकर कई खुलासे किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट से स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस के 2 विधायकों को इस मामले में निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। आज हाई कोर्ट में सचिन पायलट समेत उनके 19 समर्थित विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई होने वाली है। आज सीएम अशोक गहलोत सुनवाई से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट सहित उनके 19 समर्थित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस देने का मामला गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंचा था। पायलट सहित विधायकों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी अयोग्यता के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 20 जुलाई से करें ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय के 1168 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन 20 जुलाई से किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 7 अगस्त शाम 7 बजे बंद हो जाएगी। इस बार ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में इस बार संशोधित दाखिला नियमों के आधार पर केंद्र सरकार के तय आरक्षण और दाखिला नियमों के तहत सीट मिलेगी। पहली बार 27% सीट ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। आपको बता दें कि अब कोई भी सिफारिश या जान पहचान के नाम पर दाखिला नहीं करवा पाएगा, क्योंकि स्कूल प्रशासन को अब बताना होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है। मेरिट और आरक्षण के तहत सीट मिलेगी। हालांकि सांसदों और एचआरडी मंत्री का कोटा जारी रहेगा। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली कक्षा में इस बार सीटों में आरटीआई 15%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और दिव्यांगजनों के लिए 3% सीट आरक्षित रहेगी। आपको बता दें कि पहली कक्षा में दाखिला प्रवेश परीक्षा के बजाय ड्रॉ के आधार पर मेरिट और आरक्षण के तहत होगा।
स्कूलों को अब पहली कक्षा से लेकर अन्य कक्षाओं में दाखिला सीट की जानकारी ऑनलाइन शेयर करना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा का बड़ा आरोप, वैक्सीन ट्रायल की जानकारी चुराने की कोशिश में है रूस। आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने में सबसे आगे चल रहे ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा पर रूस के हैकरों की नजर पड़ गई है। तीनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ा हैकिंग समूह वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की इस करतूत से मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच साइबर और इंटेलिजेंस घटना जैसी हालात बन सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि रूस से जुड़ा APT-29 हैकिंग ग्रुप कोजी बियर वैज्ञानिक कार्यों और वैक्सीन संबंधित जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल और फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए हैकरों ने कुछ संगठनों और संस्थाओं पर अटैक करके गोपनीय सूचना चुराने की कोशिश की है। एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि कोजी बियर ने वैक्सीन की जानकारी चुराने के लिए वेलमेस और वेलमेल कोड का इस्तेमाल किया है। मई में भी एजेंसियों ने ऐसा दावा किया था। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गो एयर ने यात्रियों के लिए शुरू किया क्वारंटीन पैकेज, यात्री खुद चुन सकेंगे होटल। आपको बता दें कि एयरलाइन कंपनी गो एयर ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन पैकेज शुरू किया है। इस पैकेज के तहत एयरलाइन यात्रियों को क्वारंटीन की अवधि के लिए चुनिंदा शहरों में सस्ते और महंगे होटलों में ठहरने के लिए कमरों की पेशकश करेगी। इसके लिए कमरों के किराए 1400 रुपए से शुरू होंगे। आपको बता दें कि एयरलाइन के बयान में कहा गया कि महामारी के बीच किसी भी एयरलाइन कंपनी ने पहली बार इस तरह का पैकेज पेश किया है। इस पैकेज का लाभ गो एयर हॉलिडे पैकेज वेबसाइट पर जाकर उठाया जा सकता है। गो एयर ने कहा कि यह पैकेज देश के विभिन्न शहरों में भारत या विदेशों से आने वाले यात्रियों को उपलब्ध होगा। इससे यात्री खुद को चुनिंदा होटलों में क्वारंटीन में रख सकेंगे। आपको बता दें कि बयान में कहा गया कि इस पैकेज में कोच्चि, कुन्नूर, बेंगलुरु, दिल्ली और अहमदाबाद के बजट होटल और महंगे होटल शामिल हैं। क्वारंटीन पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति एक रात ठहरने का खर्च 1400 रुपए से लेकर 5900 रुपए होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लेह में सेना के बीच पहुंचे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडो का शानदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर दौरे पर भी जाएंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी हैं। राजनाथ सिंह पेंगोंग लेक के पास लुकुंग पोस्ट पहुंचे और वायुसेना कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान पैरा कमांडो ने राजनाथ सिंह के सामने अभ्यास किया और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। आपको बता दें कि इससे पहले राजनाथ सिंह जुलाई महीने की शुरुआत में भी लेह दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी यात्रा रद्द हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को लेह जिले के नीमू इलाके में पहुंचे थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच 5 मई को हुए गतिरोध के बाद रक्षा मंत्री की यह पहली लद्दाख यात्रा होगी। आपको बता दें कि हाल ही में भारत चीन के बीच तनाव कुछ कम हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं करीबन 2-2 किलोमीटर पीछे हट चुकी हैं। भले ही चीनी सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन फिर भी भारत अलर्ट है और पड़ोसी देश की हर हरकत पर पूरी नजर बनाए हुए है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत को तेवर दिखा रहे चीन को अमेरिका का जवाब, हम खड़े हैं अपने मित्र के साथ। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारत और चीन के लोगों के लिए शांति बनाए रखने के वास्ते हर संभव कदम उठाना चाहते हैं। पिछले कई हफ्तों में ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में आगे आया है। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के लोगों को प्यार करता हूं और मैं चीन के लोगों को भी प्यार करता हूं और मैं उन लोगों के लिए शांति बनाए रखने के वास्ते हर संभव मदद करना चाहता हूं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल ही में गतिरोध पैदा हुआ था, जिसे लेकर अमेरिका गंभीर दिखाई दे रहा है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अगर चीन मित्र देशों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो वह दक्षिण चीन सागर में हिमालय तक अपने मित्र देशों के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि जब दुनिया महामारी से मुकाबला कर रही है तो चीन ने अपने नापाक अभियान को और बढ़ा दिया है। उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वो सही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मानसून के नए अपडेट्स को। आपको बता दें कि पंजाब में मानसून पड़ा कमजोर, कल से अच्छी बारिश के आसार। आपको बता दें कि मानसून कमजोर पड़ने से पंजाब समेत पश्चिम के क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। अगले 2 दिन में भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। उसके बाद 18 जुलाई से मानसून के जोर पकड़ने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार क्षेत्र में अगले 2 दिन कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं तथा तीसरे दिन से मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। वीरवार सुबह से उमस भरी गर्मी ने खूब सताया तथा लोग पसीने से तरबतर रहे। चिलचिलाती धूप से पौधे भी सूखने लगे, इससे न्यूनतम पारे में वृद्धि हुई। इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं कि अयोध्या और राम पर आखिर नहीं माना नेपाल, उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम।
आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेपाल के ठुरी गांव को भगवान राम की असली जन्मभूमि बताने के बाद अब वहां का पुरातत्व विभाग शोध की योजना बना रहा है। नेपाल का पुरातत्व विभाग वीरगंज के परसा जिले के ठुरी गांव में खुदाई करने पर भी विचार कर रहा है। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। ओली ने कहा था कि हम आज तक समझते हैं कि हमारी सीता का विवाह भारतीय राम से हुआ था, जबकि राम की असली जन्मभूमि नेपाल ही है। नेपाल में विपक्ष के तमाम नेताओं ने ओली के बयान की आलोचना की थी। विपक्षी नेताओं ने इसे गैर जरूरी बयान करार दिया था और कहा था कि इससे भारत और नेपाल के संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। आपको बता दें कि ओली के बयान के बाद नेपाली पुरातत्व विभाग ठुरी गांव में स्टडी को लेकर तमाम मंत्रालयों के संपर्क में है। पुरातत्व विभाग के प्रवक्ता राम बहादुर कंवर के हवाले से अखबार में लिखा गया है, विभाग वीरगंज के ठुरी में संभावित पुरातत्विक अध्ययन की संभावना पर चर्चा के लिए कई मंत्रालयों से बातचीत कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन